सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं उनकी, जिन्होंने भारत को लेकर बहुत सारी गीदड़ भभकियां दी थी। सोचा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन ये नया भारत है जिसकी ताकत के आगे उन्हें खुद झुकना पड़ा है। बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ अपने पूर्व बयान के करीब 12 घंटों के अंदर ही बैकफुट पर आ गए हैं। दरअसल बीते शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ लिखा, बयान इसे मान लीजिए। उन्होंने लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। इस टिप्पणी ने वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी और भारत अमेरिका संबंधों पर चिंता बढ़ा दी। वास्तव में इस बयान के कुछ ही घंटे के बाद शाम 6 से 7 बजे के बीच व्हाइट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं हमेशा मोदी का दोस्त रहूंगा। भारत के साथ संबंधों को रीसेट करने के लिए हमेशा तैयार हूं। इस तरह उन्होंने अपनी सुबह की टिप्पणी की प्रतिक्रिया में बैकफुट पे आते हुए भारत के साथ संबंधों को सकारात्मक दिशा में बनाए रखने का संकेत दिया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के बयान को साझा करते हुए एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों को लेकर उनके विचारों की तहे दिल से सराहना करता हूं, उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। भारत अमेरिका के बीच एक पॉजिटिव और दूरदर्शी रणनीतिक साझेदारी है। दरअसल प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने भारत समेत अन्य देशों के साथ चल रही व्यापारिक बातचीत की सराहना की, लेकिन उन्होंने यूरोपीय संघ द्वारा गूगल पर लगाए गए $3.5 अरब के जुर्माने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वो भारत के रूसी तेल खरीदने से निराश है। इसके लिए अमेरिका ने भारत पर 50% का भारी टैरिफ लगाया था। दरअसल पीएम मोदी की ट्रंप को लेकर प्रतिक्रिया पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप का सवाल है, तो ट्रंप के साथ हमेशा से हमारे बहुत अच्छे और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फिलहाल मुद्दा ये नहीं है कि हम अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। इससे अधिक विदेश मंत्री ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वास्तव में ट्रंप की इस नई टिप्पणी से पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने 4 सितंबर को यह कहा था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच पहले की खास दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। एक ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में बोल्टन ने ट्रंप की नीति की आलोचना करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस ने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया है, जिससे मोदी रूस और चीन के करीब आ गए हैं। चीन ने खुद को अमेरिका और ट्रंप के विकल्प के रूप में पेश किया। बोल्टन ने इसे एक बड़ी गलती बताते हुए कहा था कि इसे अब ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। भारत पर 50% का टैरिफ लगाए जाने के बाद से ही भारत अमेरिका संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। वास्तव में अमेरिका में भारत समेत कई देशों पर लगाए हाई टैरिफ मामले की सुनवाई यूएस कोर्ट में चल रही है। दरअसल ट्रंप ने 4 सितंबर को कोर्ट में भारत पर टैरिफ लगाने को जरूरी बताया था और कहा था कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा। उन्होंने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि ट्रंप विदेश सामान पर भारी टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। वास्तव में ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि भारत पर लगाए गए टैरिफ रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए आवश्यक थे। उन्होंने कहा कि निचली अदालत का फैसला उनकी पिछली 5 महीनों की व्यापारिक बातचीत को मुश्किल में डाल सकता है और इसके कारण यूरोपीय यूनियन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के साथ हुए समझौते खतरे में पड़ सकते हैं। यह घटना अमेरिका और भारत के बीच संबंधों की संवेदनशीलता और वैश्विक व्यापारिक एवं राजनीतिक रणनीतियों को उजागर करती है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों देश इस स्थिति को स्थायी रूप से सुधार पाएंगे या वैश्विक व्यापार और राजनीति के जटिल मुद्दों के बीच ये तनाव और ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल भारत के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आई दोस्ताना टिप्पणी भारत और पीएम मोदी के कूटनीतिक कमाल को दर्शाती है।
हालांकि यहाँ पर ये नहीं भूलना होगा कि टैरिफ ने जब ट्रंप की तरफ से जब 50% भारत पर टैरिफ लगाया गया था तो भारत ने साफ तौर पर कह दिया था कि भारत अपने देशवासियों भारतवासियों के हितों के साथ किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं करेगा। अगर वो 50% टैरिफ लगाते हैं तो इसके लिए भारत तैयार है। भारत ने दूसरे जो वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते हैं, जो संबंध है, उन्हें खोल रखा है और यही वजह थी कि 50 देशों के साथ भारत के जो संबंध आगे बढ़े, यूरोपीय यूनियन के साथ जो व्यापारिक संबंध आगे बढ़े, कहीं ना कहीं से ट्रंप को यह बड़ा झटका था। और फिर उसके बाद एससीओ की मंच पर जिस तरह से रूस, चीन और भारत की ताकत सामने आई, उसने ट्रंप को पूरी तरह से तोड़ दिया। और आखिरकार ट्रंप का यह बयान बैकफुट पर आना यह बताता है कि आज की तारीख में भारत को अमेरिका की नहीं बल्कि अमेरिका को भारत की जरूरत है। वर्ल्ड वॉर में अब बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान की, दोनों की सेनाओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के महज 4 महीने के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाएं एक साथ नजर आने वाली हैं, लेकिन किसी युद्ध भूमि पर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की औकात ही नहीं है कि वो भारत के सामने किसी भी युद्ध में टिक सके। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में उसकी हैसियत पाकिस्तान को दिखाई थी, पूरी दुनिया ने भारत की ताकत को देख लिया था। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने दिखेंगी। तो वजह यह है कि रूस में शुरू हो रहा है एक विशाल सैन्य अभ्यास, एक ऐसा सैन्य अभ्यास जिसमें 1 से 17 सितंबर तक मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज जेपार्ट, इसका आयोजन हो रहा है और इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हिस्सा ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना का 70 सदस्यीय दल भी शामिल होगा, जो 9 सितंबर से रूस रवाना हो रहा है। वास्तव में यह आयोजन खास है क्योंकि वर्ष 2021 के बाद रूस पहली बार किसी मल्टी नेशन मिलिट्री एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है। फरवरी 2022 से रूस की सेना यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई थी, लेकिन अब इस युद्धाभ्यास के जरिए रूस ने फिर से अपनी वैश्विक सहयोगियों को एकत्रित किया है। यहाँ पर खास बात यह है कि इस जेपार्ट युद्धाभ्यास में भारत और पाकिस्तान के अलावा कुल 20 देशों की सेनाएं भी हिस्सा ले रही हैं, जिनमें चीन, रूस और मध्य एशियाई देश भी शामिल हैं। माना यह जा रहा है कि युद्धाभ्यास मुख्य रूप से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ देशों की सेनाओं पर केंद्रित रहेगा। एससीओ में भारत, पाकिस्तान, चीन और रूस जैसे बड़े देश पहले ही सदस्य हैं। दरअसल इस तरह की एक्सरसाइज में 2 ग्रुप बनाए जाते हैं और संभावना यह है कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। भारत को रूस के साथ और पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है भी। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि दोनों सेनाएं एक ही मैदान में जरूर होंगी, लेकिन उनकी पोजीशनिंग पूरी तरह से अलग अलग रहेगी। यहां पर आपको याद दिला दें कि वर्ष 2018 में भी भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने एक साथ रूस के चेबरकुल में खास तौर पर एससीओ एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। उसका हिस्सा बने थे दोनों ही देश, और भारत के लिए कोई नया अनुभव नहीं है। इस समय भी भारतीय सेना अलग अलग हिस्सों में कई अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में शामिल है। उदाहरण के लिए अलास्का में भारत और अमेरिका की द्विपक्षीय एक्सरसाइज चल रही है। वहीं 1 से 14 सितंबर तक ये एक्सरसाइज चलती रहेगी, ये युद्धाभ्यास चलेगा। इसके अलावा मिस्र में भी ब्राइट स्टार मल्टीनेशन एक्सरसाइज भी हो रही है, जिसमें भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों भाग ले रही हैं। यह अभ्यास अमेरिका की सेंट्रल मिलिट्री कमांड और इजिप्ट मिलकर करवा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सामने पूरी तरह से घुटने टेक दिए थे, अब किस हैसियत से उसी मैदान में खड़ा होगा जिसमें भारत जैसे ताकतवर सेना की मौजूदगी हो। क्या यह अभ्यास पाकिस्तान के लिए केवल एक औपचारिकता भर रहेगा, या फिर वो इस मौके का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए भी करेगा? भारत की ओर से स्पष्ट है, साफ संदेश यही है कि हम किसी भी मंच पर पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे दुश्मन पाकिस्तान हो या फिर चीन हो। भारत की सेना अपने सहयोगियों के साथ हर जगह दमखम दिखाने के लिए तैयार है। तो जॉइंट एक्सरसाइज रहेगी ये, लेकिन भारत यहां पर भी
सीधे तौर पर एक साफ संदेश के साथ सामने होगा कि आतंक किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं और आतंक को पोषित करने वाले देश आतंकी समान होंगे। ये भारत ने अपना संदेश भी बना लिया है और अपनी टैगलाइन, अपनी नई पहचान भी बना ली है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात अब कनाडा की कर लेते हैं, जहां खूब फल फूल रहा है खालिस्तानी आतंकवाद जमकर, क्योंकि यहां पर फंडिंग हो रही है और अब खुद कनाडाई सरकार ने इसका कबूलनामा किया है, स्वीकार कर लिया इसे। पिछले साल ही यह खुलासा हुआ था कि साल 2019 से अक्टूबर 2024 तक कनाडा की सरकार 1045 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकियों को शरण दे चुकी है। जस्टिन ट्रूडो, याद होगा आपको कि किस तरीके से खुलकर खालिस्तानियों के समर्थन में आए थे। कनाडा किस हद तक आतंकियों को पनाह दे सकता है, किस हद तक उनका पनाहगार बना बैठा है। दरअसल अब ये केवल भारत का आरोप नहीं है, बल्कि कनाडा के वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने भी इसका खुलासा कर दिया है। इसका खुला प्रमाण यहां से मिल गया है। 2025 असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो रिस्क है, ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और कनाडा की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी संगठन लगातार फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। रिपोर्ट के पेज नंबर 62 पर यह कहा गया है कि ये उग्रवादी समूह पंजाब में हिंसक तरीकों से अलग राज्य की मांग को हवा दे रहे हैं और कनाडा सहित कई देशों से फंडिंग जुटा रहे हैं। यहाँ पर यह भी आपके लिए जानना जरूरी है कि रिपोर्ट में जिन संगठनों के नाम आए हैं उनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन शामिल है। कनाडा के क्रिमिनल कोड के तहत ये दोनों ही पहले से ही आतंकवादी संगठन घोषित किए गए हैं। बावजूद इसके इन्हें कनाडा के भीतर आर्थिक मदद मिलती रही है। खुफिया और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है। पिछले 5 सालों में कनाडा खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन चुका है। पिछले नवंबर में ही रिपोर्ट आई थी कि साल 2019 से अक्टूबर 2024 तक कनाडा में 1045 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकियों को अपने यहाँ शरण दी थी, कनाडा की तरफ से शरण दी गई थी। और क्या ये किसी सरकार का कबूलनामा नहीं है जो अब सामने आया है कि उसने अपनी जमीन पर आतंकियों के लिए एक पनाहगार बना दिया, अपनी जमीन को आतंकियों के लिए खोल दिया। ये यहाँ पर बेहद संगीन सवाल भी है और ये सीधा सीधा एक बड़ा एलिगेशन भी है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी संगठन चंदे की आड़ में फंडिंग जुटाते हैं, प्रवासी सिख समुदाय से दान जुटाने के लिए नेटवर्क बनाते हैं और उसी फंड को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जरिए एकत्रित किया जाता है। यानी ये पूरा नेक्सस और कनाडा की जमीन पर खालिस्तानियों को खुला समर्थन। इस पर अब जो रिपोर्ट आई है उसने भी इस बात को स्पष्टता के साथ प्रमाणित कर दिया है कि कनाडा की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, खासतौर से जस्टिन ट्रूडो सरकार ने किस तरीके से कनाडा की जमीन को खालिस्तानियों के लिए, आतंकियों के लिए पूरी तरह से पनाहगार बनाया और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया।